सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। और कितने गद्दार? जी हां, ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस भारतीय के दिल में उठता रहा है जो दिन रात रोटी के लिए कड़ी मेहनत मशक्कत करता है और दिल में अपने देश के सम्मान का जज्बा भी रखता है। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोग जो आज़ादी से पहले यहां जन्मे, इसी मिट्टी में पले बढ़े, लेकिन जिंदगी भर नाचते रहे पाकिस्तान के इशारों पर। पाकिस्तान के मोहरे के तौर पर कश्मीर घाटी में पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त तक काम करते रहने वाले गिलानी को भारत से क्या कुछ नहीं मिला। सोपोर से 3 बार विधायक रहकर सारी सरकारी सुविधाएं उठाने वाले गिलानी 1990 से 3 दशक तक घाटी में अलगाववाद का चेहरा बने रहे और पाकिस्तान को अपना रहनुमा बताते रहे। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के नाम पर मिलने वाली करोड़ों रुपए की मदद से गिलानी कश्मीर घाटी में पत्थर भी चलवाते थे और दिल्ली से कश्मीर तक अपने लिए कोठियां भी खड़ी करते रहे। दिलचस्प तो यह है कि गिलानी के दोनों बेटे जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरी करते रहे और गिलानी कश्मीर के युवाओं के हाथ में तबाही के सामान पकड़ाते रहे और नारा लगाते रहे कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा। तभी तो पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने मोहरे गिलानी की मौत पर एक दिन का न केवल राष्ट्रीय शोक रखा, बल्कि झंडा झुकाने के साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताने में देर नहीं की। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों को कौन अंजाम देगा और कौन उसकी हसरतों को पूरा करेगा। पाकिस्तान के तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी और निशाने पाकिस्तान से नवाजे गए सैयद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर में हमेशा विभाजनकारी महत्वाकांक्षा के बीज बोते रहे। आतंकियों का खुलेआम समर्थन करने वाले गिलानी ने 1993 में अलगाववाद की आवाज बुलंद करने के लिए 26 दलों के समूह के तौर पर हुर्रियत का गठन किया। हालांकि अपनी कट्टरपंथी और दूर भारत विरोधी नीतियों के चलते 2003 में वो हुर्रियत से अलग हुए और तहरीके हुर्रियत बनाई। गिलानी ने पार्टी जरूर बदली, लेकिन इरादे नहीं। हसरत भारत की बर्बादी की ही रही। 2008 से 2016 तक लगातार कश्मीर में अशांति का माहौल बनाए रखने के पीछे हुर्रियत के तमाम दल और गिलानी का हाथ रहा। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाने के समय तक हुर्रियत फ्यूज हो चुकी थी और आजादी का राग अलापते रहे गिलानी जब 370 हटाने के विरोध में पाक की तर्ज पर कुछ भी नया नहीं कर पाए तो पाक ने उनसे पल्ला झाड़ना बेहतर समझा। अब लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है, गिलानी भी नहीं रहे और कश्मीर की वादियों में भारत विरोधी माहौल के लिए कोई जगह दिख नहीं रही और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बेचैनी का सबब है। तो कुल मिलाकर के सवाल अब पाकिस्तान के सामने भी यही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अगर खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये तो वाकई सोच विचार का विषय भी है, क्योंकि उसकी बेचैनी तो हमेशा से जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की रहती है। अब ऐसे में सैयद अली शाह गिलानी की जगह कौन लेगा, या फिर हम ये कहें कि देश में और कितने गद्दार अभी बाकी हैं। कश्मीर में पाक के इशारे पर काम करने वाले गिलानी भले ही अब नहीं रहे, लेकिन अभी और कितने ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान के मिशन कश्मीर पर काम करने की चाहत रखते हैं या रख रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब, कांग्रेस के नेता सैफ खान, कश्मीर मामलों के जानकार रविंद्र पंडिता जी और पटना से जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले पंडिता साहब, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि कश्मीर के मामलों के आप जानकार भी हैं और कश्मीर में हुर्रियत के जरिए जो कुछ हुआ या फिर सैयद अली शाह गिलानी के द्वारा जो कुछ कराया जाता रहा, उसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो आम कश्मीरी ही रहे। क्योंकि कहा यह जाता है कि उमर अब्दुल्ला तक ने यह कहा था कि अगर कश्मीर में खून बह रहा है, कश्मीर में मिलिटेंसी का अगर उदय कहीं से शुरू हुआ तो उसके पीछे गिलानी जैसे चेहरों का हाथ था, बल्कि उनको मुख्य तौर पर साजिशकर्ता तक करार दिया गया था। अब गिलानी तो है रही नहीं। किस तरीके से आप देखते हैं कश्मीर में पाकिस्तान अपने अलगाववाद संबंधी जिन मुद्दों को बढ़ाना चाहता है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिससे आगे वो ढूंढ सकता है और उसके जरिए अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश करेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा समुदाय है कश्मीरी हिंदू, उसका कश्मीरी पंडित्स का विशेष तौर पे, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो हाथ इनका जो अलगाववादी जो खुसूसन जो है
अली शाह गिलानी का, उसमें इनका हाथ है। क्योंकि जो आप देखें 80 के दशक में इन्होंने जो इस्तीफा दिया अपने पोस्ट से, ये एमएलए रहे हैं 3 बार। मैं बताऊं आपको 1972 से 77 तक, 77 से 82 तक, फिर आगे 87 में भी इन्होंने इलेक्शन जीता जी। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्होंने ओथ लिया, हलफ लिया, फिर उसके बाद रिज़ाइन किया। और चूंकि उस टाइम मिलिटेंसी शुरू हुई थी और 89-90 में पीक पे पहुंची, तो उस टाइम इन्होंने एक नारा बुलंद करा था। उन दिनों में ये यूएन ऑफिस का जो आप वीडियो देखते हैं, उन दिनों का ये कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। क्योंकि पाकिस्तान की शय पे जो JKLF वहाँ पे उभरा था और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो उग्रवादी संगठन थे, उन्होंने एक ऐसा खेल रचा कि वहाँ पे पूरा एक इस्लामिक जिहाद के तहत जो है एक समुदाय को ही बाहर कर दिया। कश्मीरी युवाओं को उकसाया गया, वर्गलाया गया, पैसे खूब आ रहे थे, हवाला सब कुछ ही पता है आपको कि पिछले 2-3 सालों में ही वो हवाला और ये सब बंद हो चुका है। और आपको दिख रहा होगा कि ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ पे पथराव और ये सब बंद हो चुका है। जो रोज़मर्रा के यहाँ पे जो घाटी में जो वारदात हुआ करते थे, चुटर पुटर, ये सब बंद हो गए। अब चूंकि मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी एक ऐसा पहलू है, इतना हथियार और इतने लोग इसमें मुलविस हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, वो एकदम से तो बंद हो नहीं सकती। पर अली शाह गिलानी जैसे कदावर नेता, मैं उनकी एक जगह पे प्रेज भी करूंगा कि उन्होंने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। वो जमाती इस्लामिया के लीडर थे, वो सोपोर से थे। मैंने बचपन में उनकी जो है तकरीरें भी सुनी है, बारामूला कस्बे में, टाउन में, सोपोर में, जिन दिनों में कोई माइक और ये सब नहीं हुआ करते थे, उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है। पर उनका स्टांस जो प्रो पाकिस्तान चेंज हुआ, वो करीब 80 के दशक में ही ज़्यादा हमें दिखने को, नहीं तो अदरवाइज जब मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 बार एमएलए थे, तो क्या उन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे हलफ नहीं लिया था उस टाइम? तो उस टाइम तो ये नहीं था कि वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन थी और एमएलए बने। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दे के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनका पासपोर्ट इंडियन था। ये अलग बात है कि उनका पासपोर्ट बाद में कॉन्फिस्केट किया गया, हालांकि उसको लेकर के हद तक वो उसको लेकर के उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दिया था पासपोर्ट को लेकर के कि हर कश्मीरी का पासपोर्ट जो है, इंटरनेशनल समुदाय ये जानता है कि क्यों भारत का पासपोर्ट उन्हें मिलता है, और ये एक मजबूरी है कि कश्मीर के आप हैं, लिहाजा डिस्प्यूटेड, क्योंकि वो पूरा का पूरा रीजन है, लिहाजा भारत का पासपोर्ट लिया जाता है। इसको जो हमारे लोग पीओके में इस टाइम कश्मीरी मुहाजिर, उनको कौन सा पासपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान का और यहाँ आने के लिए? मैं जानता हूं ना ये बात, हम भी उनके साथ मिले, हम भी किसी मिशन पे काम कर रहे हैं शारदा पीठ को लेके, हमें भी पता है वहां क्या हालात है। जो हमारे 1 लाख युवा वहां चले गए 1990 में, अर्ली 1990 में, जनवरी में, वो वहां पे मुहाजिर करार दिए गए। उनको जो कैंप्स में रखा गया, उनके कैंप्स यूज किए जाते हैं, और उनके मुसीबतें क्या है? तो खाली इधर की मुसीबतें ना हो बताए, उधर की भी मुसीबतें। इस वक्त हम जिस मुद्दे को लेकर के सर बात कर रहे हैं वो यही है कि जम्मू कश्मीर में क्या अब अलगाववाद का दौर खत्म हो जाएगा? सैयद अली शाह गिलानी, इनका अब क्योंकि इंतकाल हो चुका है, लेकिन पाक अपने मंसूबों से पीछे तो हटता नहीं है। सैफ साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गुलरेज शेख साहब का रुख करूंगी। सैफ साहब, जिस तरीके से गिलानी, कहा यह जा सकता है कि अलगाववाद के लिहाज से तो एक युग का बंद हो चुका है, क्योंकि उनके जाने से पहले ही उनके बेटों ने भी हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया। उनके घर के बाहर जो तख्तियां लगी होती थी, कहा यह जाने लगा कि 370 हटने के बाद तो एक समय ऐसा आया कि अपने घर के बाहर से हुर्रियत और जिस दूसरे इंस्टीट्यूशन का उन्होंने खुद नींव रखी थी, उसके बोर्ड्स भी हटा दिए गए। शायद ये 370 हटने का ही असर था, लेकिन इसके बाद भी सवाल ये खड़ा होता रहा कि गिलानी साहब की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा, या फिर अब इस युग का अंत होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोग या ऐसे लीडर्स जो हैं, जो हमारे देश में, हमारे देश को इनफैक्ट जो बांटने की कोशिश करते हैं, उनका अगर इंतकाल हुआ है आज, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। और 370 की अगर आप धारा की बात करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। आज हम ये जरूर देख सकते हैं कि स्टोन पैटलिंग की अभी बात कर रहे थे पंडित जी, आपने 370 की बात करी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी स्टोन पैटलर्स जो है वो राजनाथ सिंह जी ने जो है तकरीबन 200 से ज्यादा जो है पीडीपी के साथ 3.5 साल सरकार चला के जो है वो छोड़े हैं, और ये बोल के कि गलतियां हो जाती हैं लड़कों से जो है
ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे रिलीज करने के जो है ये स्टेप्स हमने जो है ये देखा है। हमने ये देखा है पाकिस्तान की, हम स्पेसिफिकली अगर ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बिना बुलावे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, कि एक सेरेमनियां जो है उनके साथ में करते हैं, शॉल जो है एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट जो है वो लेके आते हैं। ऐसे जो वाकई हमने जो है हमने हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में ही दूसरी चीज सर सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन को दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते भी हैं तो अपने पड़ोस के मुल्क के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास तो सबको करने ही चाहिए ना। जरूरी थोड़े कि हमेशा युद्ध जैसे माहौल ही होंगे, हम कोशिश तो करेंगे। अब अगर कोशिश का जवाब उनकी तरफ से टेररिज्म के रूप में दिया जाता है तो फिर उसका मुंहफट जवाब भी तो भारत की तरफ से दिया गया है, उससे तो आप इनकार कर जाते हैं। नहीं सुनिए, देखिए जवाब हमारा देश और हमारे जवान लगातार दे चुके हैं और पहले से देते आ रहे हैं। 90,000 सोल्जर्स जब पाकिस्तान के घुटने के बल जो झुके थे, तब जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तब जब 5 लाख टैंक, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए बिना इंटरफेरेंस के, केवल जो है मुझे थोड़ा सा अगर आप सेकंड्स देंगी तो मैं आपको ये डिटेल्स बता सकता हूं कि हमारे जवान जो हैं कश्मीर आपका जो है कराची तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे। आप ये समझिए 5,000 टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो ये हालात जो है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को हमेशा से जो हिंदुस्तान के साथ जो है एक खुंदस जो है वो हमेशा से रही है, जिसकी वजह से हम ये सब हरकतें जो हैं जम्मू एंड कश्मीर या हमारे देश में टेररिज्म के केसेस जो है वो लगातार बढ़त जो होती जा रही है। चाहे आप खुद जवानों का स्टेटमेंट्स देख लें, जो ये खुद कह रहे हैं इतना ज्यादा खून का भी हमारे जवानों का नहीं बहा जितना इस वक्त बह रहा है। आप ये देख सकते हैं टेररिज्म केसेस जो है, हम पहले रैंकिंग में कौन से थे, 4थे पे थे, आज 3रे रैंकिंग पे आ चुके हैं। तो ये इजाफा जो है हमारे देश तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गिलानी साहब भले ही अब नहीं रहे और उनके आखिर के समय की बात की जाए तो बहुत ज्यादा वो सक्रिय भी दिखाई नहीं दिए, उसके बावजूद आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर रीजन में ऐसे अलगाववादी नेता अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। देखिए पाकिस्तान वहां से बैठे बैठे अकेला नहीं कर सकता ना, यहाँ का इंटरनल सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके बाद ही होता है ना। तो मैं यही तो सवाल पूछ रही हूं। देखिए टेररिज्म से रिलेटेड और इन सब पाकिस्तान से रिलेटेड जो है पाकिस्तान खरीदता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो है वो बिकाऊ होते हैं, ये जो बिकने के ऊपर बात कौन से चेहरे हैं, और दूसरी चीज सुनिए, और दूसरी चीज जो है 370 की आप बात कर रही थी, तो मैं आपको कुछ ये बता दूं कि 370 के लगने के या हटने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर की क्या हालात हुए। 10 लाख बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो 1.5 साल तक जो है वो कॉलेजेस या स्कूल जो है अटेंड नहीं कर सके और इंटरनेट शटडाउन था। 40 करोड़ का लॉस हुआ है, 40 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। वो विषय अलग है सर, उस विषय पर बाद में डिबेट करेंगे। जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के बात कर रही हूँ वो मुद्दा ये है सैफ साहब, मैंने ये कहा 370 हटने के बाद में गिलानी साहब को अपने घर के बाहर से तख्ती तक हटानी पड़ गई थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, यानी कि ये इंपैक्ट था भारत सरकार की कोशिशों का। सवाल ये था। अब मैं गुलरेज शेख साहब का रुख कर रही हूं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पीसीआर जो इनका ऑडियो थोड़ी देर के लिए कम कर दें। सर मुद्दे से अलग नहीं हटेंगे ना सर, सैफ साहब मुद्दे से अलग नहीं हटेंगे। गुलरेज शेख साहब सवाल ये है, सैफ साहब इस मुद्दे का जवाब नहीं देंगे। मेरा प्रश्न ये था कि क्या घाटी में अभी भी अलगाववाद जिंदा रखने वाले नेता एग्जिस्ट करते हैं, या फिर गिलानी के साथ में हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर से अब अलगाववाद के युग का अंत होने जा रहा है? देखिए, गिलानी की डेथ के बाद जम्मू कश्मीर से अलगाव का एक बड़ा पिलर जो था वह ध्वस्त हो गया। आप ये कहें कि सारे पिलर्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। चाहे फिर वो मीरवाइज हो, चाहे वो सबीर शाह हो, चाहे वो टेढ़े मुंह का जो नाम है उसका भूल रहा हूं मैं, ये सब भी वही है। और ये सब क्या है, इनमें से ज्यादातर आईएसआई के या सब के सभी स्टूजेस हैं। सबसे बड़ा जो स्टूज था वो गिलानी था, जिसने सबको पैदा किया, और ये सब आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग हैं। और हमने जो देखा कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे उन्होंने अपने ध्वज को आधा झुका दिया हो, चाहे उन्होंने शासकीय अवकाश घोषित किया हो, चाहे वहां की मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से, डीजीआईएस पीआर की तरफ से जो ट्वीट आया हो, इमरान खान या विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट आया हो, या फिर उनके एनएसए की जो प्रतिक्रिया आई हो, वो दर्शाती है कि ये कितना बड़ा स्टूज था, या ये कहते कि आईएसआई के अधिकारी लेवल का व्यक्ति था जो मर गया कल, और इसीलिए उनको इतना दुख हुआ या दुख उन्होंने व्यक्त किया। अब जहां तक बात है कि घाटी में अलगाववाद जो है वो वहां के लोकल लोगों का नहीं है। लोकल लोगों का होता तो आप सोचिए कि किसी भी कश्मीरी के मन
में आपको दुख दिखा, या किसी भी कश्मीरी ने सोशल मीडिया पर या किसी प्रकार से भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की? नहीं की, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं, इसके जैसे लोग और इसके जो अंडे बच्चे वहां पर अभी भी जिंदा बैठे उनके कारण। तो कश्मीरी को कोई परेशानी नहीं है, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है। जो आतंकवाद है वो पाक प्रेषित, पाक द्वारा फैलाया गया आतंकवाद होता है, जिसको हमारी सेना अच्छी तरह से निपट रही है। लेकिन सैफ साहब स्टूडियो में बैठे हैं, गुलरेज जैदी, मुझे लगता है कि जो जवान है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। मुझे लगता है सरकार का काम जो है वो बहुत आवश्यक और जरूरी होना चाहिए। सुनिए गुलरेज साहब, मैं आप बोल रहे थे, मैं आपसे मौका जो है गुजारिश करूंगा कि इस बात का जवाब भी दीजिए कि इस वक्त जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। 10 लाख से ज्यादा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाया। उससे सबसे ज्यादा जो है आपने कर्फ्यू जो है वहां पे लगाए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो स्टोन पेटलिंग के जो केसेस हैं वो बिल्कुल कम हुए हैं, क्योंकि लगातार कर्फ्यू जो है वो लगातार जम्मू एंड कश्मीर में है और हाईएस्ट नंबर हो रहा है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है इंटरनेट बंद किए गए हैं। इकोनॉमिक लॉसेस जो है 15,000 करोड़ से ज्यादा हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बार सुन लेते हैं सैफ साहब के पॉइंट्स को, उसके बाद आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, फिर डॉक्टर संजय का मैं रुख करूंगी। मैं आपको बताऊं 5 लाख से ज्यादा के जॉब लॉसेस जो हैं वो एक ही महीने में हुए हैं। इसका क्या जवाब है इस बात का जो है? तो आप धारा 370 की अगर बात करते हैं या ऐसे लोगों की बात करते हैं, हमारी सरकार को मजबूती से हमारी सरकार और हमारा देश और हमारे जवान लगातार, चाहे वो पाकिस्तान हो या ऐसे लोग हों, उनको जवाब देते रहे हैं अलग अलग वक्त के ऊपर। आज बड़ा अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है बैठ के भाषण देते हैं चैनल के ऊपर, मगर वो ये कैसे भूल जाते हैं 3.5 साल जो है सरकार चला के जम्मू एंड कश्मीर में जो है हमने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, हमने ये देखे कि हमारे जवानों के ऊपर जो है शहादत पेश हो रही है। हमने ये देखा, इनको आप चुप करें, थोड़ी देर बोलने दें मुझे। चलिए गुलरेज शेख हाँ साहब, जी गुलरेज साहब बताइए साहब, जो है आपको बड़ी तकलीफ हुई। सुन लीजिए, टूरिज्म में मैं आपको बताऊं, साहब ये तमाम डिटेल्स पर बाद में चर्चा कर लेंगे। सैफ साहब इन मुद्दों पर बाद में चर्चा कर लेंगे, ये विषय नहीं है आज, ये विषय नहीं है आज, ये विषय नहीं है आज, मुद्दे के ऊपर बात करता हूं, ये विषय नहीं है आज। हम भी करेंगे, हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मत कीजिए, डिबेट है जी। देखिए प्रति, हमारी पूरी पैनल के अंदर कोई भी ये बताए कि पिछले 1.5 साल में किसी का भी बच्चा स्कूल गया है? घाटी में स्कूल बंद है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बंद है। घाटी में रोजगार गए हैं, स्कूल कैसे पढ़ेंगे यार? क्योंकि गुलरेज साहब कुछ सोच समझ के बोलो। अच्छा, जब इंटरनेट बंद है तो वो जो स्कूल नहीं गए बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप जाके पढ़ाएंगे क्या? सैफ साहब मुझे डॉक्टर संजय का भी रुख करना है। गुलरेज जी एक मिनट, आपको भी रोक रही हूँ, सैफ साहब आपको भी रोक रही हूँ, सुन लीजिए जरा। गुलरेज शेख साहब भी और सैफ जी भी, आपको भी मैं बता दूं, यूपीए का शासनकाल भी रहा और कांग्रेस की सरकार भी रही थी। जिस दशक से सैयद अली शाह गिलानी विधायक रहे हुए हैं, उसमें एक लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस की देश में सरकार रही है, सबने देखा है। उसके बावजूद एनआईए का एक्शन गिलानी को लेकर के, फेमा जैसे वायलेशंस या फिर इस तरह की दूसरी अनियमितताएं जब उनके खिलाफ पाई गई, वो किसके शासनकाल में पाई गई थी? इसका जवाब भी आपको देना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि क्या एक्शन इससे पहले नहीं लिया जा सकता था ऐसे अलगाववादियों के खिलाफ। लेकिन डॉक्टर संजय का मैं रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से मेरे साथ मौजूद है और उनका मैं रुख नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर संजय, जिस तरीके से गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तान में गम का माहौल देखने को मिला, झंडे झुका दिए गए, निशाने पाकिस्तान की मौत पर जितना अफसोस पाकिस्तान में देखने को मिला, भारत में तो मुझे लगता नहीं कि इतने हमदर्द गिलानी के भारत में भी अब बचे हुए थे। और अब इस मौत के साथ ही आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर के आगे के भविष्य को देखते हैं, खास करके अलगाववाद के लिहाज से? देखिए, चाहे जितना करते हो, गिलानी चाहे अपने लोगों को कन्विंस करने में जितने सफल रहे हों, लेकिन एक जो उनका जो एजेंडा होता था प्रो पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानियों को और कश्मीरियों को दोनों को बड़ा चुभता था कि आखिर जब हिंदुस्तान की सरजमी पर रह करके और आप पाकिस्तान की वकालत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान इनको फंडिंग करता था, पाकिस्तान से इन्हें सुविधाएं मिलती थी, लेकिन क्या वो भारत से वो लाभ नहीं ले रहे थे? 2 बार एमएलए रहना, अपने बच्चों को जम्मू में नौकरी दिलवाना और बाकी बच्चों के हाथ में वो पत्थर थमा देते थे कि लगातार करते रहो भारत का विरोध और हम हवा देते रहेंगे और पाकिस्तान बदले में खुश होकर के हमारे हिस्से में तोहफा भेजते रहेगी। भाई देखिए, ऐसे लोगों पर तो देश को नहीं पूरे विश्व को, मैं तो कह रहा हूं कि विश्व को
कि अगर आप रहते हैं कहीं और गाते हैं किसी और को, बिल्कुल। पाकिस्तान इन्हें क्या करेगा, कौन सा रत्न से उपाधि देगा, वो पाकिस्तान जाने। लेकिन भारत के लिए जो गिलानी का जो व्यवहार था, मैं समझता हूं कि एक जो उनका कायराना व्यवहार जो मैं कह सकता हूं, वो इनके लिए था। रह गई बात की जो इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कभी हम लोग डिबेट कर लेंगे कि 370 हटाने के बाद भारत को क्या फायदा हुआ, कश्मीर को क्या फायदा हुआ, क्या घाटे हुए। लेकिन आज जो सवाल ये है कि आप जो जिस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाह रही हैं कि क्या अब और गिलानी है कश्मीर में, निश्चित रूप से होंगे। पाक पोषित गिलानियों की कमी इस देश में नहीं है, न कश्मीर में इसमें कमी है। तो पाकिस्तान तो फिर एक जनरेट करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान फिर चाहेगा कि एक पैदा करे। भाई जब ये सब लोग कह रहे हैं, जम्मू के लोग कह रहे हैं, कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि भाई हम भारत के एक अंग हैं, भारत के संविधान में हमें विश्वास है, भारत के संविधान की शपथ लेकर के वहां सरकारें बनती हैं, और गिलानी जी उसके पार्टिसिपेंट होते हैं और कहते हैं कि मैं प्रो पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान की समझ रखता हूं, मुझे पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। ये कैसा राष्ट्र प्रेम, कैसा हिंदुस्तानी, कश्मीरी छोड़ दीजिए, कैसा हिंदुस्तानी आप हैं। वो पाकिस्तान जो हमेशा कोशिश क्या करते रहा सर, लेकिन अपने जीवन के आखिरी 2 सालों में अगर बात की जाए तो गिलानी भी बहुत ज्यादा असरदार साबित नहीं हो पा रहे थे। खास करके 370 का जब मैंने जिक्र किया था, इसी परिप्रेक्ष्य में किया था कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के ज्यादातर जो नेता थे जो अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देते थे, उनकी भी कमर टूट गई थी और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनका भरण पोषण थोड़ा कम हो गया था। स्वाभाविक है ना, जब उन कश्मीरियों को ये लगा कि हमें नौकरी की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें कहीं ना कहीं एक वैसे वातावरण में रहने की जरूरत है जहां हमारे बच्चे चैन की सांस ले लें। कौन कि हमारे घरों में रेड पड़ते रहे, कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर हो। एक उनके अंदर में इस तरह का भाव भर दिया गया कि बस तुम्हें बदला लेनी है, तुम्हें निकलनी है, तुम्हें भारत को नुकसान पहुंचानी है। कौन सा ऐसा परिवार चाहेगा। तो जब 370 हटा, उसके बाद ठीक है, मैं सैफ साहब की बात से सहमत हो सकता हूं कि रोजगार का सवाल, शिक्षा के सवाल, स्कूल कॉलेज खुलने के सवाल पर हम उनसे सहमत हो सकते हैं कि उसमें गति नहीं आई है। आएगी गति, लेकिन कम से कम जो खून खराबा है वो तो रुका। इससे तो वो भी सहमत होंगे कि जिस तरह से आपका चंडीगढ़ के या वहां के लाल चौक पर आप झंडा नहीं फहरा सकते थे कश्मीर के, आज तो वहां आप खुल करके सांसें ले सकते हैं। ये भारत का अंग होते हुए भी जो कश्मीर और जम्मू के लोग जो महसूस करते थे 370 हटने के बाद, जब वहां के नौजवानों ने वास्तविकता को समझा, इस वास्तविकता को समझने के बाद तो स्थितियां बदली है। इससे हर कश्मीरी सहमत है कि नहीं, हम एक बेहतर। रविंद्र जी मेरे साथ स्टूडियो में है, इसको लेकर के प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं रविंद्र जी। नहीं देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। जो वहाँ के युवा हैं, 65% युवा, वो आज की तारीख में बहुत तंग हुए हैं पीछे 30 साल की मिलिटेंसी देख के। बदलाव जरूर है पर बहुत समय लगेगा, क्योंकि 70 साल में हमारी किसी भी केंद्रीय सरकार ने वो दृढ़ता नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। दूसरा, मैं बड़ा इत्मीनान यहाँ पे जाहिर करता हूँ कि कम से कम गिलानी की मौत पे, वफात पे किसी की और की मौत नहीं हुई वायलेंस में। मुझे एज ए पीस बिल्डर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यही चीज अगर आज 2 साल या 3 साल कबल हुई होती तो न जाने कितनी जो है इनोसेंट लाइफ चली जाती। सैफ साहब का मैं रुक कर रही हूं, बुरहान वानी की मौत किसी को भूली नहीं होगी। बुरहान वानी की मौत के बाद में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग का माहौल देखा गया था, 5 महीने तक जो हिंसा का मंजर सबने देखा था, उसके लिए जिम्मेदार ये गिलानी जैसे लोग थे। सैफ साहब देखिए, हमारे देश में मैं फिर वही जो रिपीट करूंगा, और ये होता है कि पिछले 70 साल में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अभी बताया 90,000 सोल्जर्स का मतलब समझते हैं, जो घुटनों के बल पाकिस्तानी जो थे। एक ही घटना को लेकर के एक घटना नहीं थी वो, सुनिए, एक घटना पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये दूसरी घटना 5000 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए, ये तीसरी घटना। और लगातार इनके गलत मंसूबे, सुन लीजिए मैं आपको बता तो रहा हूं, लगातार गलत मंसूबे जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के जो जवान है वो लगातार इनको जवाब देते रहे हैं और देते रहेंगे।
जब तक हमारा देश मतलब है। जब कुछ बात एक्शन ये हो है, तो आपकी बात- सरकार के समय हुआ हो, बिल्कुल, अगर और हमें कुछ गर्व है इस बेहतर बात का, बीजेपी या फिर और केंद्र हमें गर्व है। सरकार की देखिए, हम वर्तमान किसी स्थितियों का की वजह से हम हुआ किसी हो, की उसको क्रेडिट लेकर के आप नहीं सवाल लेंगे। खड़े कर ये देते हैं। जवानों का- गुलरेज शेख जवानों साहब, की मेरे पास समय का उपलब्धियां थोड़ा हैं, अभाव है। दिखाएंगे। गुलरेज शेख साहब से मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी। शेख साहब, ये किस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं कि जिम्मेदार हालात हैं, इस वजह से घाटी में पत्थरबाजी हुई। अब ये हालात जिम्मेदार तो 70 साल पहले भी थे। अब आपकी सरकार के समय में अगर स्टोल पेंटिंग होती है तो उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि पीडीपी के साथ तो सरकार आपने मिलकर के बनाई थी। मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट होते हैं वो अपने आप सामने आ जाते हैं। जी। जो बुरहान वानी मरा था तो उसके बाद जो घाटी के हालात कई महीनों तक खराब रहे थे, कर्फ्यू लगाने की स्थिति बड़ी लगी थी और कितने लोग जख्मी और मारे गए थे। वो बुरहान वानी के सामने गिलानी बहुत बड़ा नेता था, लेकिन एक भी जान नहीं गई, एक भी पत्थर नहीं चला। ये हमने घाटी में करके दिखाया है जी। और इसको, ये तो प्रत्यक्ष इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जो सैफ ने जितनी सारी बातें की, ये सारी बातें इनकी बेईमानी है। ये देखिए, पाकिस्तान चाहता है गिलानी के नाम पर कश्मीर का लाभ वापस उभारे, इसीलिए उसने सारे ड्रामा किए, अपना झंडा भी झुका दिया, ऑफिशियल अवकाश भी रख दिया, सब कुछ कर दिया। अब यदि 370 के ऊपर कांग्रेस भी ऐसी बातें करेगी तो ये तो वही बातें हैं ना जो कि इमरान खान बार चलिए, अब मुझे लगता नहीं है हालांकि कि घाटी के हालात या फिर घाटी के लोग अब इतने मजबूर हैं कि 370 या फिर ऐसे किसी अलगाववादी नेता के इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए या फिर पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देकर के अपना सर कलम कराने के लिए आगे होंगे। आप तमाम मेहमान इस मुद्दे के लिए शामिल हुए, चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरेज शेख साहब, सैफ खान साहब, रविंद्र पंडिता जी और डॉक्टर संजय कुमार, चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।